नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन सेशन का पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे यानी HMP या फिर इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ट्रिपल PPP भी कहते हैं। अब हमने देखा था कि पिछले लेक्चर्स में ग्लूकोज जो है उसका विघटन होता है ऑक्सीश्वसन से, लेकिन कुछ जीवों में विघटन के लिए कुछ वैकल्पिक पथ भी पाए जाते हैं, जो जैसे HMP, आगे पढ़ेंगे EDP यानी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और आगे भी एक पढ़ेंगे हम EDP एंटरड्यूरोफ पाथवे। पहले इसको विस्तार से जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड में भी कई बार आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन, और कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं इसमें से कुछ ऑप्शन टाइप के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। इसमें ग्लूकोज है, उसका विघटन होगा किसमें? शुगर में, 5 कार्बन वाली शुगर में, और NADPH में इसका विघटन हो रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ था, वहां पे ग्लूकोज से पहले क्या हुआ, हेक्साकाइनेज एंजाइम में क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने पिछले लेक्चर से अच्छे से पढ़ ली थी कि ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इसकी आगे और रिएक्शंस होंगी, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, कई से स्टेप आएंगे, लगभग 9 स्टेप हैं आगे। वो लास्ट में पायरुविक एसिड में बदल जाते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है PPP या फिर HMP। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यही बदलेगा आगे। अब इसमें मेन बात आती है कि NADPH क्या काम आएगा, 5 कार्बन का जो शुगर है ये क्या काम आएगा। जो 5 कार्बन का शुगर है ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके जैव संश्लेषण, या ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स RNA DNA है, उनके जैव संश्लेषण में क्या काम आता है, F5 शुगर। और NADPH है, ये जो फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल के जैव संश्लेषण में काम आता है 5 कार्बन शुगर। अब हम देखेंगे, इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं इसकी लोकेशन क्या होती है। ये सेल्यूलर लोकेशन होती है इसकी। सेल में ये कहाँ होता है? साइटोसोल में, कोशिका द्रव्य में। कोशिका में, ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होती है। और जो मस्कुलर या टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, उनमें कहाँ होता है? ये सभी उत्तकों में ऑपरेटिंग होता है ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट टिश्यूज मीन्स उत्तक होते हैं, सेल में कोशिका होती है। जो HMP है या फिर से ट्रिपल P भी कह सकते हैं, ये मस्कुलर सेल में नहीं होती। जो मांसपेशियों की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, उसमें HMP या ट्रिपल P नहीं होता है। अब हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब ये किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से होगी। जो HMP है या फिर ट्रिपल P है, इसके 2 फेज होते हैं। कितने फेज? 2 फेज। एक ऑक्सीडेटिव फेज एंड दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीकारी पद भी कह सकते हैं, अनऑक्सीकारी
हमारे सिलेबस में ओनली ऑक्सीडेटिव फेज दे रखा है, लेकिन हम दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में काम आ जाते हैं। नीट की, आईएम्स, जिपमर की जो एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार इससे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। जो ऑक्सीडेटिव फेज होती ये इरिवर्सेबल होती है, यानी अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही दिशा में चलती है। और नॉन ऑक्सीडेटिव अनऑक्सीकरण है, ये उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में कार्य करती है। जो ऑक्सीडेटिव फेज है ये सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है ये पाया जाता है जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, रैपिडली तेजी से विभाजित होती है, फास्ट डिवीजन सेल्स होती हैं, उनमें होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें काम आएंगे एंजाइम्स, जो काम आएंगे उनके नाम एक बार बता देते हैं। उनमें लास्ट में डिहाइड्रोजिनेज ज्यादातर में होगा, और इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे, वो 4 होंगे। एपिमरेज एंजाइम, आइसोमरेज, ट्रांस एल्डोलेज, आइसोमरेज तो हो गया ना, ट्रांस कीटोलेज, ये 4 एंजाइम इसमें होते हैं, और इसमें लास्ट में डिहाइड्रोजिनेज आता है। जैसे देख लेते हैं G6PD, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम इसके पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ेंगे, बाद में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फेज पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में। इसमें हमने देखा था अभी कि जो ग्लूकोज था वो हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में उसने क्या बनाया, बताना, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट से ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन फेज। तो इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करेगा, ये एक एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में बदल गया। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आवश्यक है, G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये हो रहा है। इसमें क्या होगा, NAD पॉजिटिव है, NADP पॉजिटिव, ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है उसके लिए मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये 6 अणु है, इन सब के 6 अणु है, 6 मोल है। तो यहाँ पर 6 NADP पॉजिटिव है, ये 6 NADPH2 में बदल जाएगी। आगे जो 6 फास्फोग्लूकोनेट लैक्टोम है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, अब यहाँ पे डिहाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें क्या होगा, जो 6 फास्फोग्लूको लैकोनेटोम है ये बदल जाएगा 6 फास्फो ग्लूकोनेट में। किसमें बदल गया, 6 फास्फो ग्लूकोनेट में बदल गया है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज आएगा, ये भी 6 मोल है, 6 अणु है इसके। यहाँ पे आएगा ग्लूकोनोलैक्टोम हाइड्रोलेज एंजाइम। किसके, यहाँ पे ये ग्रहण करेगा H2O, जल के अणु ग्रहण करेगा। कितने, 6 मोल जल के अणु ग्रहण करेगा, जिससे 6 फास्फो, ये S है, फास्फो ग्लूकोनेट बनेगा। अब ये 6 फास्फो ग्लूकोनेट है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइबुलोज 5 फास्फेट में।
राइबोलोज 5 फास्फेट में चेंज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये बदल गया राइबोलोज 5 फास्फेट में। यहां पर क्या हो रहा है, जो 6 मोल NADP पॉजिटिव थे वो NADPH2 में बदल गया, 6 मोल NADPH2 में बदल गए और 6 मोल ही राइबोलोज 5 फास्फेट बन गया। इससे क्या हुआ, CO2 है वो रिलीज हो गई, 6 थे यहाँ पे, 1 कार्बन का लॉस CO2 के रूप में हो गया, तो ये 5 कार्बन बचेंगे यहाँ पर। 5 कार्बन का क्या बन गया, राइबोलोज 5 फास्फेट, और 1 कार्बन है ये CO2 के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ऑक्सीडेटिव फेज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनेलेक्टोन में बदल गया। अब ये ग्लूकोलैक्टोन्स डिहाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनेट में बदल गया। जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है ये फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फास्फेट में बदल गया। यहाँ पे ATP रिलीज हुई, NADH2 रिलीज हुआ और यहाँ पर हुआ, 2 जगह NADH2 रिलीज हो, NADPH2 रिलीज हो गए, और जो लास्ट प्रोडक्ट बना राइबोलोज 5 फास्फेट, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और 1 कार्बन वाला कंपाउंड CO2 के रूप में बाहर रिलीज हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यहीं से स्टार्ट होगा, राइबोलोज 5 फास्फेट से ही नॉन ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, ये 5 कार्बन वाला यौगिक है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने इसे 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन ये है 6 मोल, सारे 6 मोल है, लेकिन ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, यौगिक है, 5 कार्बन है इसमें, लेकिन 5 कार्बन 6 बार है, 6 मोल है इसके, ये ध्यान रखना। अब ये 6 मोल है, हमने इसको 4+2 के रूप में तोड़ दिया है, 6 ही होंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, राइबोलोज 5 फास्फेट एपिमरेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में जो राइबोलोज 5 फास्फेट है ये सेल्यूलोज 5 फास्फेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये सेल्यूलोज 5 फास्फेट है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन ये 4 मोल है, इसमें 4 अणु है सेल्यूलोज 5 फास्फेट के। और अब 4 मोल तो इससे बन गए सेल्यूलोज 5 फास्फेट में। अब 2 मोल वाला जो अणु है वो राइबोज 5 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, राइबोज 5 फास्फेट में। यहां पर इसके भी 5 कार्बन है, लेकिन ये 2 मोल वाला कंपाउंड है। समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, राइबोज 5 फास्फेट, इसमें 5 कार्बन से दोनों जो कंपाउंड बने इससे वो दोनों 5 कार्बन वाले, लेकिन ये 6 मोल का है, और 6 मोल है वो 2 पार्ट्स में टूट गए, 4+2, 4 मोल से तो सेल्यूलोज 5 फास्फेट बन गया और 2 मोल से बन गया राइबोज 5 फास्फेट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब क्या होगा, जो 4 मोल सेल्यूलोज 5 फास्फेट है ये 2+2 के रूप में टूट जाएंगे, डिवाइड हो गए 2+2 के रूप। यहाँ पर भी 2 मोल, यहाँ 2+2 के मोल में डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके 2 मोल और इसके 2 मोल दोनों मिलकर के
क्या बनाएंगे, 2 कंपाउंड बनाएंगे। समझ रहे हो अच्छे से, समझ में आ रहा है ना। जो ये 5 कार्बन वाला सेलुलोज 5 फास्फेट है, इसके 2 कार्बन है वो राइबोज 5 फास्फेट के पास चले जाते हैं। 2 कार्बन मिलकर कितना हो गया, 7 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा आगे। अब इसमें से 2 कार्बन घट गए तो -2C कर देते 2 कार्बन, कितने हो गए, 3 कार्बन। यहाँ पर जो राइबोलोज 5 फास्फेट है, यहाँ पे कीटो है, इनके फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन अंतर में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है वो फ्रैक्टोज का आइसोमरेज है। आइसोमरेज क्या होता है, हमने बताया था कि इसमें संरचना सूत्र तो समान होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होंगे। राइबोलोज में क्या होगा, कीटोन होगा, यहाँ पे कार्बन ऐड होंगे, कीटो फॉर्म होगी इसकी। और जो राइबोज है यहाँ पे इसकी होगी एल्डो फॉर्म। एक जो वैलेंसी है कार्बन की उस पर हाइड्रोजन जरूर रहेगा और इसमें अदर कार्बन होंगे या फिर कोई अन्य एलिमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इसके 3 कार्बन निकल गए, यहाँ पर अब इसके 3 कार्बन बचे और यहाँ पर इसके 7 कार्बन हो गए। अब ये देखिए एक टेबल दिखाती हूँ मैं आपको, ये टेबल है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की कितनी संख्या है। अगर कार्बन 3 हो तो इसे एल्डोज फॉर्म में ये और कीटोन फॉर्म में ये कहेंगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास, सेलुलोज 5 फास्फेट, सेलुलोज यहाँ पर है जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, अभी हमने देखा था ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसके पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड बचेगा, वो कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें से 2 कार्बन वाला कंपाउंड है वो लॉस हो चुका है, लॉस होने के बाद 3 कार्बन वाला कंपाउंड बचा। क्या हो रहा था, कीटो है वो एल्डो में बदल गया, ये एल्डो है, एल्डिहाइड को एल्डो कह रहे हैं। अब ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे सेलुलोज है किस में बदल जाएगा, ग्लाइसरएल्डिहाइड में। समझ में आ रहा है ना, ये टेबल है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलुलोज 5 फास्फेट था इसमें से 3 कार्बन वाला है, उसका नाम लिख देते हैं ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन है और इसके 2 मोल है। यहाँ पे 7 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है, कौन सा, ये एल्डो फॉर्म में बन रहा है, राइबोज। अब ये देखिए एल्डो फॉर्म में राइबोज बन रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो राइबोज है ये एल्डो फॉर्म में, राइबोज एल्डो फॉर्म में। अब ये बन गया 7 कार्बन वाला कंपाउंड, ये देखिए इसमें 2 कार्बन ऐड हो गए तो 7 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। एल्डोज है वो कीटोन में चेंज होगा, तो 7 कार्बन वाला कंपाउंड है स्यूडोहेप्टुलोज, तो ये स्यूडोहेप्टुलोज आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। ये 7 कार्बन वाला यौगिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखा था कि जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है वो 7 कार्बन वाले कंपाउंड में बदल गया, वो एल्डोज से कीटोन में। और जो कीटोन का सेलुलोज है वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था जो एल्डोज की 3 कार्बन वाले कंपाउंड में बदल गया। यहाँ पर अब इसके भी 2 मोल है, दोनों के 2-2 मोल हो गए। समझ में आ रहा है, ये 4 मोल थे इसके, इसमें से ये जो दूसरा मोल है इसको हम बाद में आगे वापस से यूज लेंगे। इसका 1 मोल, मतलब हमने इसको 4 मोल थे, इसको हमने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसका जो पहला पार्ट है ये हम बाद में आगे यूज करेंगे और दूसरे पार्ट को अभी इसके साथ ले रहे हैं। दोनों के 2-2 मोल हो गए, तो 2 मोल का ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया और 2 मोल का ही स्यूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बन गया। ये 7 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। अब ये वापस से क्या करेंगे, ये दोनों मिलेंगे और आगे रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड है ये अपने 3 कार्बन दे देगा
ग्लिसरैल्डिहाइड को तो 3 कार्बन ऐड होकर कितने हो गए, 6 कार्बन। 7 कार्बन में से 3 कार्बन निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा, 4 कार्बन। अब आगे क्या होगा, आगे रिएक्शन यहां पर कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ये होगा ट्रांसएल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी 2-2 मोल की। अब यहाँ पे 3, ये कौन सी फॉर्म थी, एल्डो से क्या हुआ था, कीटो में चेंज, ये कीटो फॉर्म हो गई थी और ये एल्डो। अब कीटो के बाद क्या आएगा यहाँ पर, एल्डो। तो अब देखिए टेबल में यहाँ पे जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला था, इसमें 3 कार्बन और ऐड हो गए तो ये 6 कार्बन वाला हो गया। अब इसमें 3 कार्बन और ऐड करके 6 कार्बन पे देखेंगे, एल्डोज से चलते हैं अब कीटोन में। अब 6 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, फ्रक्टोज। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, सॉरी एल्डो फॉर्म में था, कीटो फॉर्म में था, एल्डो है। यहाँ पे एल्डो में हमने 3 कार्बन और ऐड कर दिए तो 6 कार्बन वाला हो गया। 6 कार्बन वाला होगा तो एल्डो से कीटो फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं 6 कार्बन वाले कंपाउंड कौन सा है, कीटो में फ्रक्टोज। तो अभी आएगा फ्रक्टोज, लिखेंगे अभी आप फ्रक्टोज 6 फास्फेट आएगा क्योंकि 6 कार्बन वाला था ऊपर। जो कितने मोल का होगा, ये भी 2 मोल का ही होगा क्योंकि 2 और 2 अलग, दोनों के 2-2 मोल लिए हैं तो ये 2 मोल का। यहाँ पर 7 कार्बन वाला कीटो फॉर्म में था, सूडोहेप्टुलोज देख सकते हैं, सूडोहेप्टुलोज है, 7 कार्बन वाला है कीटो फॉर्म में। इसमें से 4 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 3 कम कर देंगे, 4 कार्बन वाले फॉर्म में चलेंगे। अब ये कीटो से कहाँ जाएगा, एल्डो फॉर्म में, तो ये आएगा इरिथ्रोज। इरिथ्रोज 4 फास्फेट क्योंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया है, ये भी 2 मोल है। यहां तक समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें, अच्छे कमेंट करें। यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड और 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। अब क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था कि सेलुलोज के हमने 2 मोल ही यूज किए 4 में से। अब ये दूसरे मोल का हम ले आएंगे वापस नीचे की ओर, नीचे की तरफ ले आएंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे इरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ। यहाँ पर मैं आपको एंजाइम बताना भूल गई थी, यहाँ पे आएगा एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के लिए कोएंजाइम है वो आवश्यक होता है, कोएंजाइम का नाम है TPP यानी थाइमिन पायरोफॉस्फेट। यहाँ पर पहले तो एपिमेरेज एंजाइम, फिर आइसोमेरेज, उसके बाद ट्रांसकीटोलेज और फिर ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम आए हैं। अब आगे जो जाइलुलोज के 4 मोल थे उनमें से 2 मोल हमने ऊपर यूज कर ली, अब उसके 2 मोल यहाँ नीचे यूज करेंगे और किसके साथ करेंगे, एरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ इसका यूज करेंगे। यहाँ पे ये दोनों कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कोएंजाइम TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। अब इसमें से जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें से 2 कार्बन इरिथ्रोज के पास चले जाएंगे, 2 कार्बन मिलाकर ये होगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर इरिथ्रोज है, ये एल्डो फॉर्म में है और ये कीटो फॉर्म में, एल्डो और जाइलोज कौन से में, कीटो में। और अब जो 6 कार्बन, 2 कार्बन किसने लिए, इरिथ्रोज ने, तो यहाँ में 2 कार्बन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कितने बचेंगे, 3 कार्बन। अब वापस टेबल पर चलते हैं, यहाँ पर
क्या था, जो सेलुलोज था, सेलुलोज कीटो फॉर्म में है। ये पहले कितना था, 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, अब इसमें से 2 कार्बन हटा दिए गए, अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। तो कीटो से अब जाएंगे हम एल्डो फॉर्म में। एल्डो फॉर्म में 3 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, देख के बताना, ग्लाइसरैल्डिहाइड। अब यहां पे लिखेंगे हम ग्लाइसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट। ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड, और इसके 2 मोल है। अब आगे जो इरिथ्रोज है, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड था कीटो में। अब इसने 2 कार्बन ले लिए हैं और 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। ये पहले एल्डो में था, अब किस में जाएगा, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में 6 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज 6-फास्फेट जो 2 मोल है और इसमें 6 कार्बन है। अब यहां पर जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट है, ये फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में चेंज हो जाता है। यहाँ ये इरिवर्सिबल क्या है, रिएक्शन है, ये हो रहा है रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन प्रोसेस हमने देखी थी, उसमें जस्ट इसके विपरीत हो रहा है। ग्लिसरैल्डिहाइड से 3-फास्फेट से फ्रैक्टोज 6-फास्फेट बन गया। अब हमने जो कंप्लीट ये ट्रिपल पी देखा है, इसमें हम देखेंगे कि कितने फ्रैक्टोज 6-फास्फेट थे। ये 2 मोल से 1 मोल में बदल गया है। आप देखिए, काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 मोल, 2 यहाँ पे 4 मोल और 1 यहाँ पे 6 फ्रैक्टोज 6 मोल है फ्रैक्टोज 6-फास्फेट के। अब सॉरी कैमरा थोड़ा सा, अब ये बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6-फास्फेट। ये भी 6 मोल होगा, दोनों 6 कार्बन वाले कंपाउंड है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था जो ग्लूकोज 6-फास्फेट है, ये फ्रैक्टोज 6-फास्फेट में बदल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट उल्टा हो रहा है, तो ये भी होगा रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका ट्रिपल पी। समझ में आ गया ट्रिपल पी की क्या रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे ईडी पाथवे। नेक्स्ट आता है ईडी पाथवे या ईडीपी। इसकी फुल फॉर्म है इंटर डिओड्रोफ पाथवे। ईडी पाथवे की खोज सूडोमोनास बैक्टीरिया में की गई थी। मैं आपको ट्रिपल पी में बताना भूल गई, खोज किसने की बता देती हूं एक बार। ट्रिपल पी में खोज सबसे पहले की थी बारबर्ग व डिकिंस ने। इन्होंने ये खोज एनिमल टिश्यू में की थी, जंतु ऊतक में की थी, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन से विस्तार से किसने एक्सप्लेन किया था, उनका नाम है रेफर, और उनके कुछ फ्रेंड्स थे या फिर ऐसे कह सकते हैं उनके साथी थे। उनके साथियों ने ये रिएक्शन विस्तार से बताई थी, विस्तृत जानकारी दी इस प्रोसेस की। और हमने बताया था कि ये O2 की उपस्थिति में होता है। कहाँ होता है, साइटोसोल में, कोशिका द्रव्य में होता है। अब हम एडीपी पे चलते हैं। ईडीपी में भी वही होगा जो ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था, मतलब
ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। यहां पे प्रोसेस कुछ और थी, यहां पे इसके स्टेप अलग थे और यहां पर स्टेप अलग होंगे। ये बात ध्यान रखने की है। ईडी पाथवे में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ही बनेगा, लेकिन इसके स्टेप्स अलग होंगे। इनके बीच में जो मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे वो अलग होंगे ग्लाइकोलाइसिस की तुलना में। ये पाथवे है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और हमने क्लास 11th में पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में पाया जाता है। ग्राम बैक्टीरिया ही है सूडोमोनास, इनमें ये देख सकते हैं ईडी पाथवे को। लेकिन सबसे पहले सूडोमोनास बैक्टीरिया में खोजा गया जो ग्राम नेगेटिव है। ये याद रखना, ये ग्राम नेगेटिव है ये बैक्टीरिया। अब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। इसमें हम एंजाइम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही हमारे सिलेबस में तो बहुत कम है, यहाँ हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहां चेंज हो गया, यहां पे एटीपी से एडीपी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट से ये चेंज होगा 6 फास्फो ग्लूकोनेट में। किसमें चेंज हो गया? 6 फास्फो ग्लूकोनेट में। और इससे चेंज होते वक्त यहाँ पर जो NADP पॉजिटिव था वो NADP H+H पॉजिटिव या NADP H2 में बदल गया। आगे जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है KDPG में। KDPG क्या है? 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फास्फो ग्लूकोनेट। इसकी फुल फॉर्म है KDPG की 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फास्फो ग्लूकोनेट। यहां पर ये बनते समय H2O का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज होगा। अब KDPG है, ये 2 भागों में टूट जाता है। एक से सीधा ही पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन गया? सीधे ही पायरुविक एसिड। लेकिन दूसरा जो बनेगा उसमें पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, पहले बनेगा GAP, गैप। गैप की फुल फॉर्म ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये आगे जाकर बदलेगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस से अलग स्टेप चल रहे हैं इसमें सारे ही, और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ही बन रहा है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस से बिल्कुल अलग इसके बीच की प्रोसेस है। यहां पर लास्ट में क्या होगा? जो एडीपी था वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और NADH2 में। तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन है एकदम प्रोडक्ट ग्लूकोज था ग्लाइकोलाइसिस में भी, लेकिन एंड प्रोडक्ट भी पायरुविक एसिड था, लेकिन जो बीच की प्रोसेस थी ये अलग थी, इसमें अलग है। अब जो इस प्रोडक्ट में नेट गेन हमें क्या मिलेगा, यानी ईडी पाथवे में लास्ट में हमें क्या क्या मिला है? एक एटीपी मिली है, एक NADH2 मिला है, एक NADPH2 मिला है। ये इस पाथवे के लास्ट प्रोडक्ट इसमें हमें ये प्राप्त हुआ है। नेट गेन यही है ईडी पाथवे का। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका वो डाउट है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।